हे एवरीवन, सो अपने वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ इस सीरीज की एक और लंबी वीडियो के साथ, जिसमें हमने एपिसोड 11 से लेकर 15 तक कवर किया है और इसके ऑनगोइंग एपिसोड्स तक पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आपने इसके पहले के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 10 तक एक लॉन्ग वीडियो में अपलोड की गई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो देरी किस बात की, जाइए पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको इसके आगे देखने का मजा आएगा। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है देती हूँ चमचे ली का प्लान ये होता है कि वो यांग काई को किसी भी तरह से बहला फुसला के उसे ये यकीन दिला देगा कि जिस होजो को कल उसने मारा था, होजो ने उसे भी ब्लू किया है। इसीलिए वो होजो से बदला लेने के लिए बिल्कुल यांग काई की तरह प्रैक्टिस करना चाहता है, ताकि यांग काई ने अपने जिस पावर का यूज करते हुए कल होजो को मजा चखाया था, वो उसके लिए उसे थोड़ी बहुत टिप्स दे दे, क्योंकि वो होजो के बुलीनेस से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। इसमें इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो उस होजो का सामना कर सके, क्योंकि होजो के पीछे यंग मास्टर सुमो का हाथ है। सुमो तो इस पूरे सेट का दादा बना फिरता है और किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि सुमो से जाके टकराए। इसीलिए वो चमचा ली यहाँ पे यांग काई के हाथ पैर पड़ रहा होता है कि वो सीक्रेट टेक्निक को ली को सिखा दे। यहाँ यांग काई उसे वहाँ से डरकाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो जो चमचा ली होता है यहाँ किसी चिपकू की तरह उसे चिपक जाता है। यांग काई को भी यही लगता है कि जब तक वो उसे ये ट्रिक नहीं बता देगा, इस चिपकू से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। इसीलिए उस ली को वहाँ से हटाने के लिए वो सेट के रूल्स और रेगुलेशंस का अच्छा खासा उसे चकमा देता है। तो यांग काई उससे कहता है कि हम दोनों अगर आपस में फाइट करेंगे, हम दोनों की अगर बॉडी टेम्परिंग लेवल्स एक दूसरे से 3 लेवल्स के हाई होंगे, तो याद रखो कि अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें वो सारी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मुझे देनी होंगी। जिसपे वो ली, जो कि सुमो का सबसे बड़ा चमचा बनना चाहता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ हारूं या जीतूं, मैं बस आप ही की तरह उस होजो से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ, जैसा कि कल होजो को अपने मार करके अच्छा खासा सबक सिखाया है। जिसपे यांग काई कहता है तो फिर ठीक है, जब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के डिवाइड करने का हम लोग फैसला कर चुके हैं, तो चलो तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को मुझे सीधे सीधे मत देना, तुम्हें बस उन पॉइंट्स के बदले में मेरे लिए कुछ मेडिसिनल हर्ब्स लानी होंगी। इस बात को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है और दौड़ता दौड़ता कंट्रीब्यूशन हॉल के उस बुढ़े के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे यांग काई के बताए हुए वो सारे हर्ब्स को खरीद लेता है अपने ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे करके। जब ली कंट्रीब्यूशन हॉल से बाहर निकलता है तो वो भी यही पछताता रह जाता है कि उस बुढ़ी की टांग तो कब्र में पहुंच गई है, लेकिन इसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। के चक्कर में तो मैंने वो अपने कई सारे पॉइंट्स गवा दिए हैं। दूसरी तरफ यांग काई को अपने ऊपर ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस पूरे सेक्ट में भला सभी लोग उसे कूटा करते थे, लेकिन आज एक बंदा यहाँ पे ऐसा आया है जो उससे मार खाने के लिए इतना ज्यादा तत्पर है, इनके अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी वो खर्च करने के लिए इतना उतारू हो गया है। आगे अब ली उसके सामने आता है और उसके बताए हुए सारे हर्ब्स को वो उसे दे देता है, इससे पहले कि वो फाइटिंग का ट्रिक उसे बता पाता। यांग काई फिर उसे रोकता है। इस तरह की इनकी कन्वर्सेशन के बीच में यांग काई ने उसे इस तरह से कई बार टोका होता है, इसे दूर से ही सुमो और उसके चमचे देख रहे होते हैं और मेरी तरह वो भी आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों लगातार इसी तरह के नॉनसेंस बातें कर ही रहे होते हैं। ये बार बार जो यांग काई उसे बीच बीच में टोका करता है, इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ मचती है। अब आगे वापस से पॉइंट पे आते हैं। यहाँ फाइनली यांग काई उसे ट्रिक बताने के लिए राजी हो जाता है। जिस तरह कल होजो एक पॉइंट पे खड़ा हो चुका था, वो भी अब खड़ा हो जाता है और उस चमचे ली से कहता है कि अब आ जाओ, तैयार हूँ मैं। अब वो जो चमचा ली होता है पूरी तरह से अपनी कमर कस लेता है और तेजी से बढ़ते हुए एक जोरदार पंच के साथ वो यांग काई पे अटैक करता है, लेकिन देखते ही देखते उसके जो हाथ होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि यांग काई जो होता है वो स्टोन की माफिक वहाँ पे जमा होता है। और उस चमचे ली ने जब यांग काई पे अटैक किया होता है तो उसे लगता है कि उसने बड़े एक पत्थर पे अपना पंच मार दिया है। अब उस चमचे ली को तो यही लग रहा होता है कि उसने एक मास्टर प्लान बनाया है, यांग काई को बहला फुसला करके वो होजो की तरह एक जगह पे खड़ा कर देगा। वो तो अपने बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पे है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही ज्यादा कूटेगा। ये तो बिल्कुल सेक्ट के रूल्स के दायरे में ही होगा, क्योंकि ये दोनों चैलेंज थोड़ी ना कर रहे हैं, बस एक दूसरे के साथ फाइटिंग एडवाइस ले रहे हैं। लेकिन उसकी पंच वाली टेक्निक तो यहाँ पे काम नहीं करती, इसलिए यांग काई को कूटने के लिए अब वो अपनी असली पावर को जनरेट करता है और उसके चारों तरफ तेजी से दौड़ने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे एक तेज साइक्लोन जनरेट हो जाती है। यहाँ वो चमचा ली सोच रहा होता है कि इस साइक्लोन के अंदर फंस करके इसकी तो चटनी बन जाएगी, और उस बवंडर के अंदर लगातार वो ली यहाँ पे यांग काई पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन यांग काई तो सच में किसी स्टोन की तरह जम चुका होता है। इधर दूसरी तरफ सुमो दूर से इस नज़ारे को देख रहा होता है और बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि हाँ, इसी तरह से उसे कुचल डालो।
लेकिन जब वहाँ से धूल छटती है तब यहाँ पे असली नजारा सबके सामने आता है। यहाँ जो ये चमचा ली होता है ये गोल गोल घूम करके उसकी बॉडी अब तपने लगी थी और उसके हाथ तो शोले की तरह जल रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ यांग काई जो होता है वो गोल्डन पावर की एक्सट्रीम टेक्निक की वजह से उसने जो कल्टीवेशन की है इसी पे इतरा रहा होता है। उसने तो उस मिस्टीरियस पुलों में एक खजाना ढूंढ लिया है जिसके कारण एक्सट्रीमली लेवल की हार्ड गोल्डन कोर बॉडी उसे मिल गई है, जिसका यूज वो किसी भी तरह की चीज का सामना करने के लिए कर सकता है। अब आगे बारी यांग काई की होती है। वो उस ली की तरफ बढ़ता है ये कहते हुए कि चलो मैं तुम्हें कुछ रियल ट्रिक्स सिखा ही देता हूँ। अब उसने अपनी एक्सट्रीम गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए जो उस चमचे ली की कुटाई की होती है कि वो बाप बाप करता रह जाता है। यहाँ यांग काई से बस एक ही चीज कह रहा होता है कि मुझे मारना बंद करो, मैंने गिव अप कर दिया है। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि मैं इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, अरे मैं क्या करूँ। अब वहाँ उस ली को कुत्ते की तरह पीटने के बाद उसे कहता है कि हमारे बीच जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का लेना देना बाकी है, बाकी के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें कब और कहाँ देने हैं वो तुम्हें मैं बाद में मिल करके बताऊंगा। आगे वो चमचा ली ये सोचता ही रह जाता है कि एक तो मुझे कुत्तों की तरह पीट दिया, ऊपर से मेरे सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी गए, वो भी बेकार की मार खाने में। ऊपर से वो यंग मास्टर सुमो से दुनिया भर की डांट सुनाएंगे वो अलग। अब आगे यहाँ सुमो का प्लान तो पूरी तरह से फेल हो जाता है। वो यहाँ दूसरे चमचे से पूछ रहा होता है कि ली आखिर अपने बॉडी टेम्परिंग के किस लेवल पे है। तो उसे ये पता चलता है कि ली अपने बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पे है। इसके बावजूद भी वो यहाँ यांग काई से कुत्तों की तरह मार खा गया है और 100 सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है इस लिंग शॉ पैविलियन में कि किसी डिसाइपल के लोअर लेवल पे होने के बावजूद भी अपने से 2 गुना ज्यादा हायर लेवल के डिसाइपल को इस तरह से कूट डाले। अब आगे यांग काई यहाँ सुमो के पास जाके बोलता है, अगली बार तुम मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने का इरादा बनाओ तो दूसरी बार के लिए भी मुझे ही कंसीडर करना, क्योंकि जिस तरह का प्लान बना करके तुमने मेरे लिए इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो गेन करवाए हैं उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे थैंक यू कहने आया हूँ। जिस पे सुमो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब कुछ मेरा किया कराया था। जिस पर यांग काई उससे कहता है कि कल जब तुम अपने साथ उन चमचों की भीड़ लेकर के मेरे घर पे आए थे तो मेरी ना नजर के साथ साथ मेमोरी भी काफी अच्छी है। जब मैं दूर से एक बार देख लेता हूँ ना उसे हमेशा के लिए याद रखता हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारी उस चमचे ली को पहचाना नहीं होगा। आगे सुमो उससे कहता है कि इसका मतलब यही है कि मैं ही अपने बनाए हुए ट्रैप में फंस गया। जिस पे यांग काई उससे कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारे ही बनाए हुए प्लान को फॉलो कर रहा था, चलो तुम सभी एंजॉय करो, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा। अब यहाँ पे उस सुमो का तो पूरी तरह से पोपट बन जाता है, वो जमीन पे पैर ही मारता रह जाता है। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है शुरुआत उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस से की जाती है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि वो जितना ज्यादा दूसरे लोगों से फाइट करेगा उस चमचे ली से फाइट करने के बाद न केवल यहाँ पे यांग काई की प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई है बल्कि वो बॉडी टेम्परिंग के अब 7th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। और इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने में वो बस कुछ ही दूरी पे है। अगर वो अपनी बॉडी की विटैलिटी को जनरेट कर लेता है तो सक्सेसफुली वो 7th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेगा और अपनी बॉडी में वो अभी इसी विटैलिटी को जनरेट कर रहा होता है और ऐसा करने में वो सक्सेसफुल भी होता है। आगे वो स्टोन पे लिखे गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस विटैलिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए वो उन्हीं खास 2 हर्ब्स को उसी हांडे में जलाता है। इन 2 हर्ब्स के जलने की वजह से एक पॉइजनस इंसेंस की महक तो निकलती थी, लेकिन इस पॉइजनस स्मेल को अपने पोटेंशियल की मदद से पहले ही यांग काई बर्दाश्त करने में सफल हो चुका था और इस जहरीले स्मेल को वो पहले ही सहन करने में कामयाब हो चुका था, इसीलिए ये स्मेल उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि जो अपने गुस्से के आग में जल रहा सुमो जो होता है उसे बदला लेने के लिए रात के इसी पहर में यहाँ पे यांग काई के सोने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन आधी रात हो चुकी होती है और यांग काई अभी भी जी जान से प्रैक्टिस करने में जुटा होता है। इसलिए वो खींच रहा होता है कि आखिर ये बंदा उल्लू की तरह जाग क्यों रहा है, सोता क्यों नहीं। उसके चमचे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर रात के इस पहरे में हम इस तरह से स्नीक अटैक करेंगे तो अगर सेक्ट में इसके बारे में किसी को पता चला तो हमें काफी पनिशमेंट मिल सकती है। फिर सुमो उन्हें ये कहता है कि डरते किस बात के हो, इस सेक्ट के जो 3rd एल्डर है वो मेरे ग्रैंडपा है, किसी को कुछ नहीं होगा, बस मेरे प्लान को फॉलो करो। कि तभी उसका चमचा उसे एक बार और समझाने की कोशिश करता है कि क्यों ना आप उसके ब्रेक थ्रू करने का वेट करो, जब वो आपके बराबर के लेवल पे आ जाएगा तब आप उससे फाइट करके बदला ले लेना। जिसपे सुमो उससे कहता है कि मैं उससे बदला लेने के लिए अब और नहीं रुक सकता, और साथ ही मैं ये भी यहाँ पता करने आया हूँ कि आखिर ये ऐसी क्या चीज का इस्तेमाल कर रहा है का यूज करके इसके जो लेवल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं।
अब ये लोग फाइनली उसके सोने का इंतजार करते हैं। सुमो अपने 2 चमचों को उसके दरवाजे की तरफ भेजता है, लेकिन वो जो 2 चमचे होते हैं उनकी अपनी ही फटी पड़ी होती है। जानते थे कि वो यांग काई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे उन लोगों ने कोई पॉइजनस ऑरा को सूंघ लिया है। इसीलिए सुमो जो होता है वो अब अपने अगले बंदे ली को भेजता है। ये जानता था कि ये दोनों जो है वो यहाँ पे बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए वो भी दोबारा से यांग काई से मार नहीं खाना चाहता था, इसीलिए इस नाटक में शामिल हो जाता है। लेकिन वो बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रहा होता है। बेहोश होने से पहले वो सुमो से जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे मत आना मास्टर, यहाँ पे बहुत ही पॉइजनस ऑरा फैली हुई है। सुमो भी समझ चुका होता है कि इसकी एक्टिंग तो वाकई में काफी बुरी है, इसीलिए जब उसके चेहरे को वो कुचलने वाला होता है अपने पैर से, यहाँ पे वो चमचा ली जाग जाता है। अब उसका तो ये बुरी एक्टिंग वाला भांडा फूट जाता है, इसीलिए वो उन 2 बंदों को भी उठा देता है, ये कहते हुए कि तुम तो मुझसे भी यहाँ बुरी एक्टिंग कर रहे हो और मास्टर को पता चल गया है, इसलिए उठ जाओ। यहाँ सुमो अपने ही बंदों को लताड़ देता है कि तुम सभी किसी काबिल नहीं हो। आगे वो खुद यांग काई के दरवाजे के पास एक बड़े से डंडे के साथ जाता है, लेकिन सच में उसके रूम के अंदर वो जो 2 पॉइजनस हर्ब्स जल रही होती हैं। तो रूम थोड़ा सा खुलते ही वो जो पॉइजनस ऑरा बाहर आती है, उसे सूंघते ही वो जो सुमो होता है उसका माइंड चकरा जाता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। देख करके चमचा ली जो होता है वो सुमो की तारीफ करने लगता है कि मास्टर आपकी एक्टिंग स्किल तो हमसे भी कई ज्यादा गुना अच्छी है, कि एक्टिंग तो एकदम हमें रियल लग रही है, इवन कि आपने अपनी आंखें कैसे लाल कर ली है। देखते ही देखते वो पॉइजनस ऑरा फैल जाती है और इनकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। अब उस पॉइजनस स्मेल का ये इफेक्ट होता है कि इनके माइंड चकरा जाते हैं। इन सभी को ये क्या कर रहे हैं इस पे काबू ही नहीं कर पाते और आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। बाहर के इस हल्ले गुल्ले को सुन करके यहाँ यांग काई की आंखें खुल जाती हैं और वो जल्द से जल्द समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सुमो और उसके चमचे हैं। इसीलिए वो उन जलते हुए हर्ब्स को वहीं बुझा डालता है ताकि यांग काई के इस मिस्टीरियस स्किल का किसी को पता ना लग पाए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि यांग काई जो अभी अभी अपने 7th स्टेज पे पहुंचा होता है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उसके बॉडी में किस तरह के फिजिकल चेंजेस आए हैं, वो यहाँ कुछ डिसाइपल्स के पास पहुंचता है और उनसे फाइट करने के लिए प्रैक्टिस करने को कहता है। जिसपे वो डिसाइपल्स जो है यहाँ यांग काई का ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि लगता है कि तू 5 दिनों के बाद फिर से हमसे पिटने के लिए आ गया है। तुम्हारे पास तो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते ही नहीं जो कि तुम्हें हराने के बाद हमें मिल जाएं। इस पे दूसरा डिसाइपल यहाँ उनसे कहता है कि अरे इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो, ये यांग काई यहाँ पे अरीना की सफाई करने के लिए आया है, इस अरीना में तुम्हारा कोई काम नहीं है, झाड़ू लगाओ और यहाँ से निकलो। जिसपे यांग काई अब उनके सामने एक शर्त रखता है कि तुम सभी बारी बारी से मेरा मुकाबला कर सकते हो, मेरे पास अभी कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा अगर मैं हार गया तो। लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहा होता है कि अब जबकि वो अपने बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पे पहुंच चुका है, इन सब से वो एक साथ ही अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करेगा। जैसा कि उसकी फिजिकल चेंजेस लगातार बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि वो अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। और आगे वो उन्हें बताता है कि सेट के रूल के अकॉर्डिंग एक डिसाइपल जो है वो 5 दिनों के अंदर बस एक ही डिसाइपल से चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर चैलेंज करने की बात आती है तो वो मल्टी डिसाइपल्स को एक ही साथ चैलेंज कर सकता है। इसी रूल को फॉलो करते हुए यांग काई ने एक साथ ही उन सभी डिसाइपल्स को चैलेंज कर दिया था। अब ये सभी भी यांग काई को पीटने के लिए तत्पर होते हैं, इसीलिए सभी के सभी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहला डिसाइपल यहाँ यांग काई पे जैसे अटैक करता है उसके हाथ ही सुन्न हो जाते हैं, उसे मानो ऐसा फील होता है कि जैसे उसने एक बड़े से पत्थर को पंच कर दिया है। तो अब देर किस बात की थी, बारी बारी से वो सारे डिसाइपल एक के बाद एक टूट पड़ते हैं, लेकिन यांग काई उन सबको अपने पंचेस से नीचे ढेर कर देता है। अब यहाँ इन डिसाइपल्स के बीच हमें कमाल की मार्शल फाइट देखने को मिलती है। अब उन सभी डिसाइपल्स के अंजर पंजर ढीले हो चुके थे, इसीलिए वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ इस सेक्ट के सभी डिसाइपल्स का जो गैंग लीडर बना फिरता सुमो है, ये सारी बात वो मास्टर सुमो को जाकर के बताएंगे ताकि वो इन डिसाइपल्स के लिए इंसाफ कर सके। अब यांग काई ने उन सारे डिसाइपल को पछाड़ दिया होता है, इसलिए उसने इन सब के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑलरेडी गेन कर लिए होते हैं। उधर सारे डिसाइपल्स इस बात की शिकायत करने के लिए यंग मास्टर सुमो के पास पहुंचते हैं। इधर सुमो जो होता है वो कल रात वाली घटना से परेशान था। वो ये सोच बैठता है कि यांग काई को पहले से ही उसके आने का पता चल गया होगा, इसलिए तो उसने हमें भगाने के लिए पहले से ही जहरीले सेंट का इस्तेमाल किया। कल रात यांग काई ने जो हमारे साथ ये किया है, इस चीज ने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया है। अब किसी भी हालत में वो यांग काई मेरे हाथों से नहीं बच सकता। इतने में वो सारे डिसाइपल्स रोते बिलखते आते हैं और सुमो को सारी बात बताते हैं। इधर सुमो के दिल में यांग काई के लिए नफरत और भी ज्यादा भड़क रही होती है, क्योंकि वो जिधर भी जाता था उसे यांग काई से रिलेटेड खबरें मिलती थी।
अब आगे उसके गुस्से को ये जो चमचा ली होता है वो भांप लेता है। यहाँ वो फिर से अजीब सी हरकतें करते हुए सूमे के गुस्से को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस अजीब सी हरकत ने सूमो को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है। वो ही अपने चमचे ही ली को ही कूटने लगता है और खाने के बाद चमचे ली को एक आइडिया सूझता है। फिर से अपने उटपटांग आइडिया वो यहाँ सूमो को बताने लगता है। आगे सूमो उससे पूछता है कि क्या आपकी बार ये आइडिया वर्क करेगा, जिस पे चमचा ली उससे बोलता है कि डेफिनेटली इस बार तो हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। अब यहीं से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम यांग गाई को देखते हैं। इसने जब से अपनी बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल को पार किया है, उसकी जो मिस्टीरियस स्टोन वाली बुक है जिसे वो ब्लैक बुक भी कहता है, इसने एक न्यू सेट ऑफ मार्शल आर्ट्स की स्किल को अनलॉक किया है जिसका नाम ट्रू यांग टेक्निक है। अब इस न्यू स्किल की ट्रू यांग की टेक्निक को सीखने के लिए यांग काई को ऐसे जगह में प्रैक्टिस करने की जरूरत है जहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में यांग एनर्जी का होना जरूरी है, क्योंकि ट्रू यांग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद किसी कल्टीवेटर की जो टेम्परेचर होती है वो कई ज्यादा गुना इंक्रीज हो जाती है और इस तरह की कल्टीवेशन मेथड से किसी पर्सन की विटैलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस ट्रू यांग की प्रैक्टिस करना यांग गाई के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इधर यांग गाई अपनी पोटेंशियल लिमिट को हद से ज्यादा बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि उसके शरीर से अपार ऊर्जा निकलने लगती है, जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है और उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो शोले की तरह तपने लगती है। वो जानता था कि उसकी बॉडी इसी कंडीशन में आ जाएगी, इसीलिए उसे बुझाने के लिए उसने पहले ही एक बड़े से बकेट में पानी का इंतजाम कर रखा था, इसमें वो अपने आधे शरीर को उडेल देता है। लेकिन इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए सूरज की रोशनी से उसे इतनी ज्यादा यांग एनर्जी नहीं मिल रही थी जितनी उसे जरूरत होती है। अब इधर सूरज भी डूब चुका होता है, इसीलिए वो अगले दिन का इंतजार करता है यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब आगे वो यही सोच रहा होता है कि वो कल सुबह जा करके कंट्रीब्यूशन हॉल के ओल्ड मास्टर मेंग से मिलेगा और उनसे किसी यांग एनर्जी को रिलीज करने वाले ट्रेजर के बारे में पूछेगा कि इतने में ही उसे कहीं दूर से एक अजीब सी शाइन दिखाई देती है। ये तेज रोशनी उसी पहाड़ों के बीच से आ रही होती है। अब वो तेज रोशनी क्या होती है ये देखने के लिए यांग निकल पड़ता है। वहाँ उस बड़े से पत्थर पे ड्रैगन ट्रैप स्ट्रीम लिखा होता है। आगे किनारे आकर के जब वो खाई के पास देखता है तो उसे यकीन नहीं आता, जिस यांग एनर्जी को वो ढूंढ रहा होता है वो इतनी ज्यादा मात्रा में इस खाई में मौजूद है। इसीलिए वो ट्रू यांग आर्ट की प्रैक्टिस वो यहीं पर करना शुरू कर देता है कि इस प्रैक्टिस के लिए उसे जितनी ज्यादा मात्रा में यांग एनर्जी की जरूरत थी तो इस खाई में हद से ज्यादा ही होती है। आगे उसकी प्रैक्टिस शुरू करते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में उस खाई में जितनी यांग एनर्जी होती है वो एब्सॉर्ब होने लगती है। अब उस यांग एनर्जी को अपने शरीर में एब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ उसने पूरी रात बिता दी होती है, जिसके कारण अब उसकी खुद की बॉडी एक ऐसे वेपन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी से वो जब चाहे और जहां भी चाहे इस यांग एनर्जी का यूज करके दूसरे बंदे को ठिकाने लगा सकता है। वो अपने हाथ के गेस्चर से बस एक ड्रॉप यांग एनर्जी को रिलीज करता है और इसके पावर को टेस्ट करने के लिए जब वो एक पहाड़ी पे अटैक करता है तो वो पहाड़ी पूरी तरह से बिखर जाती है। उसे बस इस लिक्विड यांग एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना था, क्योंकि इसे कैसे रिलीज करनी है और कितनी कम मात्रा में इसे रिलीज करनी है ये सब सीखने में यांग को अभी टाइम लगेगा। इतने में ही हमें एक एल्डर को पीछे से आता देखते हैं। यांग को लगता है कि कोई यहाँ चुपके से उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अनजाने में ही यांग लिक्विड का यूज उस एल्डर पे कर देता है। लेकिन वो एल्डर इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेते हैं और जैसे ही यांग को बस एक उंगली से टच करते हैं वो मात्र एक पत्ती की तरह दूर हवा में खिसक जाता है। आगे वो एल्डर यांग कैसे कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुमने यांग लिक्विड का यूज सीख लिया है, लेकिन कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन दुश्मन है इस पे तुम्हें इस यांग लिक्विड को सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा पावरफुल है इसे चलाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। यांग गाई को यहाँ अपनी गलती का एहसास होता है और वो एल्डर से इसके लिए माफी मांगता है। आप चुपके से अचानक से मेरे पीछे आ गए थे और मुझे लगा था कि कोई मेरा दुश्मन है, इसीलिए मैंने बिना देखे ही जाने अनजाने में आप पे अटैक कर दिया। आगे वो एल्डर यहाँ यांग गाई को उसकी गलती के लिए माफ कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे 11 एल्डर्स कह सकते हो। यांग गाई सोचने लगता है कि लिंग शॉ पैविलियन में तो कभी भी उसने 11 एल्डर्स का नाम नहीं सुना और कभी भी सेक्ट में इस एल्डर को यांग गाई ने तो नहीं देखा है। अब वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि 11 एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो फेस है मुझे किसी अपने पुराने दोस्त की याद दिलाता है और तुम्हें देखने के बाद मेरी कई सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तुम यहाँ पे जो यांग एट्रीब्यूट्स वाले मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि लिंग शाओ सेक्ट की यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यांग एनर्जी पाई जाती है।
आगे यांग काई उन्हें बताता है कि ये जगह तो सेक्ट के द्वारा इसलिए यूज की जाती है क्योंकि जितने भी कैदी होते हैं या जिन्होंने भी इस सेक्ट के रूल्स तोड़े होते हैं उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। इसीलिए ये जगह यांग एनर्जी से भरी हुई है। जिसपे 11 एल्डर उसे बताते हैं कि तुम्हें इस जगह के इतिहास के बारे में नहीं पता है। आगे वो इसी जगह से रिलेटेड एक कहानी बताना शुरू करते हैं कि 100 साल पहले तकरीबन इसी जगह पे एक मास्टर ट्रैवल करते हुए इसी जगह पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ शैतानी हरकतें चल रही हैं। कई सारे मासूम लोगों की जिंदगियों को शैतान को सेक्रीफाइस किया जा रहा था और इस तरह की इविल रिचुअल को खत्म करने के लिए मास्टर ने ये डिसाइड कर लिया में वो सारी शैतानी हरकतों को आज समाप्त कर देंगे अपने इसी शॉट का यूज करते हुए। उन्होंने तलवार उठा ली होती है और इस बुराई का खात्मा करने के लिए जितने भी शैतानी ताकतें या जो बीस्ट होती हैं उन सब का खात्मा कर दिया होता है। हर एक शैतान को या इविल डुअर्स को उन्होंने मार दिया होता है। उनके मरते ही ये जगह एक ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम बन जाती है। हालांकि वो सारे शैतान और विलेंस तो खत्म हो जाते हैं लेकिन मास्टर को अभी भी चिंता थी हो ना हो इस कोई अंश अभी भी जिंदा है जो एक न एक दिन बाहर आने की जरूर कोशिश करेगा। और कहते हैं कि इसी जगह के आसपास ही ये लिंग शाओ सेक्ट पैविलियन बनाया गया है क्योंकि हमारे ही सेक्ट के एंसेस्टर मास्टर ने उन सारे इवल्स को एलिमिनेट किया था। इसीलिए सेक्ट में अभी भी जो भी बुरे काम करता है या सीरियस क्राइम करता है डिसाइपल को सजा के तौर पे यहीं लाया जाता है और इसी ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ताकि इस पनिशमेंट को हमेशा बरकरार रख सके कि किस तरह से बुराई का हमेशा खात्मा होगा। लेकिन आखिर किसने सोचा था कि यांग एट्रीब्यूट का जो कि इतना खतरनाक मार्शल आर्ट्स है उसके लिए यांग एनर्जी का ट्रेजर इसी खाई में से बोर्न होगा। जिस पे यांग काई अब एल्डर 11 से पूछने लगते हैं कि आप यहाँ इतने सुबह सुबह इसी यांग ट्रेजर को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिस पे 11 एल्डर उसे बताते हैं कि मैं यहाँ किसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि किसी और को ढूंढने आया हूँ। जिस पे यांग काई के ये पूछने पर कि क्या आपको वो बंदा मिला तो 11 एल्डर उसे यही जवाब देते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और बूढ़े लोग ज्यादा बात नहीं करते। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन लास्टली वो यांग काई को एक और वार्निंग दे जाते हैं। ये जो ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम है वो बहुत सारा के खतरों से भरा हुआ है। इस तरह के रूमर्स पे बिलीव करते हुए कि यहाँ पे तुम्हें किसी तरह का ट्रेजर मिलेगा इतने खतरनाक और फॉरबिडन एरिया में अकेला घूमना सही नहीं है। अब आगे उस एल्डर के जाते ही यांग काई सोचने लगता है कि इस बुढ़े की बातों ने तो मुझे डरा दिया लेकिन इसकी बात में भी दम लगता है कि मुझे अपने आप को आगे सावधान कर लेना चाहिए। देखा जाए तो उनकी बातें मुझे झूठी नहीं लग रही लेकिन इन्होंने जो अभी कहानी बताई इससे मेरी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती है और मुझे उस मास्टर के बारे में पता करने का मन करता है। लेकिन फिलहाल के लिए वो उस 11 एल्डर की वार्निंग को सही मानता है और उस जगह से निकल पड़ता है अपने झोपड़े की तरफ जहाँ पे उसके दरवाजे की कुंडी खुली हुई रहती है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वही लड़की जो अब तक यहाँ पे यांग काई का पीछा कर रही होती है उसी के ही बिस्तर में लेटी हुई है। अब वो लड़की उसके बिस्तर में क्या कर रही होती है यहाँ यांग काई सोच ही रहा होता है कि उस लड़की की नींद खुल जाती है। यहाँ वो मास्क गर्ल पहली बार उसे अपना नाम बताती है जो कि सिया होता है। उसके लिए वो कुछ कपड़े सिल के लाई होती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने ये देखा था कि यांग काई के कपड़े जो है पूरी तरह से फट चुके हैं। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं कि इन दोनों को ही ऑकवर्ड लगने लगता है। यहाँ सिया उसे कह रही होती है कि मैं ये तुम्हारा कल शाम से इंतजार कर रही हूँ तो तुम कहाँ चले गए थे। जिस पे यांग काई कहने लगता है कि अगली बार मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मैं इससे ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों इससे प्रॉमिस कर रहा हूँ जल्दी आने का। आगे सिया यहाँ इस बात को एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो इसका इंतजार इसलिए कर रही थी कि उसे कुछ देना था लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने सोचा कि घर के अंदर जा करके कुछ लैंप वगैरह जला दूं। पता नहीं उसका इंतजार करते हुए कैसे उसके बिस्तर में यहाँ उसकी आंख लग गई। अब उनके बीच यहाँ पे अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। इसे खत्म करने के लिए वो जो सिया होती है वो शर्माते हुए बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ यांग काई जो होता है वो सिया के अचानक से आने के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो मेरा इंतजार करने के लिए यहाँ पे रुक क्यों गई। अब इधर दूसरी तरफ सुमो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने चमचे के हाथों एक लीडर भिजवाता है जिसमें उसने स्पेशली यांग काई को किसी खास जगह पे उसे फाइट करने के लिए बुलाया होता है। यांग काई उस इनविटेशन लेटर को देखता है और यही सोच बैठता है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। आज तो ये मेरे हाथों से मार खा के रहेगा तभी ये मेरा पीछा छोड़ेगा। अब वो जगह जहाँ पे यांग काई को बुलाया गया था वो सेक्ट के पीछे किसी सुनसान सी जंगल टाइप का एरिया होता है जहाँ पे पहले से ही सुमो और उसके चमचे यांग काई का इंतजार कर रहे होते हैं।
अब सेक्ट के पीछे जो ब्लैक विंड माउंटेन है, सुमो ने वहाँ इसलिए यांग को बुलाया होता है ताकि यहाँ पे आकर के वो अपने इस फाइट को खत्म कर सके और इससे सेक्ट के रूल्स भी वायलेट नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ यांग भी निकल पड़ता है ये सोचते हुए कि कल रात उसने जो ट्रू यांग टेक्निक सीखी है उसे लगता है आजमाने का वक्त आ चुका है कि तभी वहाँ पे उस माउंटेन पे किसी और सेक्ट के बंदे नजर आते हैं। ये सेक्ट फेंगयू सेक्ट होता है जिसका एक नामी ग्रामी डिसाइपल चेन होता है। यहाँ जो चमचा ली होता है वो सुमो से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि दूसरे सेक्ट के भी बंदे आ रहे हैं तो वो हमारे काम में टांग अड़ाएंगे। सुमो उसको एक नहीं सुनता और वो कहता है कि ना तो वो इस चेन से डरता है ना ही वो इस यांग से डरता है, वो दोनों का ही सामना कर लेगा। इधर चमचा ली मन ही मन सोच रहा होता है कि इस सुमो के इस एरोगेंट के कारण एक दिन ये खुद भी तो डूबेगा लेकिन हम सबको ले डूबेगा और अपने इसी घमंड के कारण इसने बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना रखा है। अब आगे वो जो पिंक ड्रेस में फेंग होता है वो तो उस सुमो से भी बहुत बड़ा एरोगेंट होता है। उन सबको ही धमकी देने लगता है कि तुम लोगों की अगर हिम्मत की से हुई हमारी इस फेंग्यू सेक्ट की टेरिटरी में आने की, जिसपे सुमो उसे इससे भी ज्यादा भयानक जवाब देता है कि तू जब अपना मुंह खोलता है ना तो सिर्फ फाट ही निकलता है और तुम्हें ये किसने कह दिया कि ये जो ब्लैक विंड माउंटेन का इलाका है वो तुम्हारे फेंग्यून सेक्ट का है। अब ये टेरिटरी किसकी होती है इस बात पे इन दोनों की ही बहस चल रही होती है। तभी हमें बहुत सारी जादुई तितलियां दिखाई देती हैं और ये तितलियां जो होती हैं एक बहुत ही सुंदर सी लड़की के करीब मंडरा रही होती हैं, लेकिन ये लड़की जितनी ज्यादा सुंदर होती है उतनी ही ज्यादा चतुर चालाक होती है। इसका काम ही होता है आग में घी डालना। ये यहाँ पे चेंग को और भी ज्यादा भड़का देती है सुमो के खिलाफ। चेहरे से ये जितनी ज्यादा भोली होती है उतनी ही इसकी पर्सनैलिटी भड़काने वाली होती है, जिसका नाम मिया होता है। मिया उस चेन से कहने लगती है कि ये जोकर कौन है जो इतनी फनी बात कह रहा है। आगे मिया उसे कहती है कि मैं तो बस तुमसे एक शांत जगह की डिमांड कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये किसी और के इलाके में तुम ले आए हो। तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से तुम इंजर्ड हो जाओ। अब इस बात ने तो चेन के मर्दानगी पे सवाल उठाया था, इसीलिए चेन कहने लगता है कि ये मुझ पे तो अपनी एक उंगली भी नहीं रेस कर सकता क्योंकि इस सुमो को मैं जानता हूँ, ये मेरी नज़र में किसी कचड़े के बराबर ही है क्योंकि हम दोनों ने एक साथ ही प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। लेकिन अभी भी ये सुमो अपने बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे ही है और मुझे देखो ऑलरेडी मैं कायुआन रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। अब इनकी इसी तरह से तू मैं जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, जहाँ पे सुमो भी शांत नहीं रहता और उसे दो हाथ करने के लिए वे दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ जब सुमो उस पे अटैक करता है तो उसके जो पंचेस होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और उसके जो पंचेस फुस पड़ जाते हैं। ये सोच के वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये इतनी जल्दी कायुआन रियल्म में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। अब आगे अपनी इसी पावर का बखान करते हुए वो जो चेन होता है यहाँ सुमो को बुरी तरीके से कूट देता है। अब यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के चमचे भी आपस में फाइट करने लगते हैं। काफी देर तक इनकी फाइट चलती है लेकिन जो सुमो वाला ग्रुप होता है वो बुरी तरीके से मार खा जाता है। आगे जो चेन होता है वो यहाँ पे सुमो को बेतहाशा मार रहा होता है और उसे ये एक्सेप्ट करवा रहा होता है कि जल्द से जल्द मुझे अपना बाप मानते हुए मेरे सामने घुटने टेक करके माफी मांग लो, तो हो सकता है कि मैं तेरे इस सुंदर चेहरे को खराब ना करूं। लेकिन यहाँ जो सुमो होता है वो भी जिद पे अड़ जाता है और यहाँ ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस चेन के सामने नहीं झुकूंगा। अब सुमो के इस गट्स को देख करके यहाँ जो यांग काई होता है वो सोच में पड़ जाता है। लगता है कि इस बंदे को कुछ ज्यादा ही मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये तो वाकई में मेरी ही जैसी पर्सनैलिटी रखता है जिसने ये ठान लिया है कि अन्याय और बुलिनेस के सामने तो नहीं झुकेगा। अब आगे यहाँ सुमो को बचाने के लिए यांग काई जो होता है वो उस फाइट में कूद पड़ता है और उस चेन का हाथ रोक लेता है और उसे एक जोरदार किक मारते हुए सुमो से उसे दूर कर देता है। अब आगे उसकी वेशभूषा को देख करके वो मिया समझ जाती है कि इसने तो इन सभी के जैसे ही कपड़े पहने हैं, लेकिन इसके फटे हुए कपड़ों की हालत देख के बताया जा सकता है कि ये इसी लिंग शॉ सेक्ट का एक ट्रायल डिसाइपल होगा। अब ट्रायल डिसाइपल होना तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती के बराबर होती है, इसीलिए चेन जो होता है यहाँ पे यांग काई को धमकी देने लगता है कि एक ट्रायल डिसाइपल होके तुम्हारी इतनी औकात कि मेरे मामले में इस तरह से टांग अड़ाओ। आगे वो अपने बंदों को भेजता है यांग काई को पीटने के लिए। यांग काई ने भी अपनी प्राउड गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है। यांग काई अपने इस पावरफुल यांग टेक्निक के बारे में सोचने लगता है कि ये टेक्निक तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल निकली, क्योंकि फेंग्यू टावा सेक्ट के वो जो डिसाइपल्स है वो सभी के सभी 7th या तो 8th लेवल पे बॉडी टेम्परिंग रियल्म में है। इनसे कम लेवल पे होने के बावजूद भी मैं इन सब का इतनी आसानी से सामना कर पा रहा हूँ।
अब यहाँ जो चेन होता है वो अपने ही डिसाइपल पे गुस्सा हो रहा होता है कि तुम जैसे चमचों को रखने का क्या मतलब है, जबकि मुझे खुद इससे फाइट करना पड़े, क्योंकि एक ट्रायल डिसाइपल से फाइट करना मेरी शान के खिलाफ है। न सुन के उस चेन के चमचे वापस से खड़े होते हैं और फिर से यहाँ पे यांग काई का सामना करने लगते हैं। वे सभी एक साथ ही उस पे लुझ जाते हैं और किसी बच्ची की तरह उसकी कुटाई करने लगते हैं। और ये देख करके उस चेंग के साथ साथ तो मुझे भी हंसी आ रही होती है। इस तरह से ये किसी बच्ची की तरह यांग काई को पीट रहे होते हैं। आगे यांग काई अपनी पावर जनरेट करता है और उन सभी को एक ही साथ ही उखाड़ फेंकता है। अब यहाँ यांग काई के स्ट्रेंथ को देख करके मिया समझ जाती है। हालांकि ये बंदा अपने कल्टीवेशन के हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन इसने अपनी विटालिटी को इस तरह से फ्रीली यूज किया है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो आम लोगों के पोटेंशियल से काफी ज्यादा गुना बढ़ गई है। अब आगे यांग काई जो होता है वो उस चेंग को लड़काने लगता है, ये कहते हुए कि लगता है कि तुझ में मुझसे अकेले फाइट करने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए बार बार अपने चमचों को भेज रहे हो। जिसपे सुमो जो होता है वो यांग काई पे चिल्लाने लगता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, ये जो चैंग है वो अपने कायुन ड्रिल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तुम क्या सोचते हो कि तुम एक बॉडी टेम्परिंग लेवल पे होने के बावजूद भी इसका सामना कर पाओगे? ये तो एक मौत के बराबर ही हुई। जल्द से जल्द अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। जिसपे यांग काई उसे कहता है कि अरे मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे लिए चिंता कर रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? जिसमें सुमो थूकते हुए से कहता है कि प्यार और तुझसे मैं तेरी जान यहाँ बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यांग काई उसे कहता है कि डोंट वरी, अगर मैं इसमें जीत गया ना तो मेरी तरफ से मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। अब आगे यांग काई और वो चेंग जो होते हैं वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। हालांकि यांग काई जो होता है वो उस चेंग के लेवल का तो नहीं होता है, लेकिन ये अपनी विटालिटी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वो उसे तो कई सारे घूंसे लाते मार ही देता है। लेकिन उनकी ये फाइट एक अगली लेवल तक चली जाती है, जब वो चेंग जो होता है यहाँ यांग काई का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन यांग काई ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे हम सभी कॉन्फिडेंट कहते हैं। और उसका ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि उसने कभी ना हार मानने की ठानी होती है, ताकि वो इस फाइट में निहत्था ही होता है, लेकिन उस चेंग की तलवार का वो सामना अपने खुले हाथों से करता है। यहाँ पे उसकी तलवार को अटैक को रोकने के लिए उसने अपने हाथों से ही उस तलवार को रोक दिया होता है। आगे यांग काई जो होता है वो उस चेंग के हाथों को पकड़ लेता है और उस पे अटैक करने के लिए अपनी उसी यांग लिक्विड टेक्निक का यूज करता है, जिसके एक ही ब्लो में वो जो चेंग होता है वो वहाँ औंधे मुंह गिर जाता है। अब आगे इस फाइट की होने की वजह वो आग लगाओ लड़की मिया होती है, क्योंकि ये फाइट इतनी ज्यादा नहीं भड़कती, जबकि इस मिया ने यहाँ पे इतना ज्यादा इन दोनों को भड़काया नहीं होता। इसलिए यांग काई जो होता है वो उस मिया को भी सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो मिया तो यहाँ वाकई काफी ज्यादा शातिर होती है, वो यांग काई को ही सिड्यूस करने लगती है। यांग काई उसके मकसद को समझते हुए उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो जो मिया होती है ये लड़की इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। यहाँ यांग काई गलत तरीके से उसे जो टच कर देता है, मिया ने इसका कुछ और ही मतलब समझ लिया होता है। आगे वो उसे ये कहते हुए कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, वहाँ से वो चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग काई ने अब सुमो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया होता है। इधर सुमो तो पहले मुंह बनाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो इस हाथ को थाम लेता है। अब आगे हम यांग काई को अपने घर में देखते हैं और यहाँ पे वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि अपने इस जख्म पे या तो वो पट्टी लगाए वो महंगे एक्लेजर्स यूज करे। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी में इसी तरह के संघर्ष को झेलना पड़ता है। वो पैसे बचाने के लिए इतना ही सोचता है कि इतना मामूली सा तो घाव है, इस पे बस पट्टी ही लगा लेता हूँ। और आज की जो इतनी बड़ी फाइट उसने लड़ी थी, इसके वजह से उसकी बॉडी में फिर से चेंजेस होते हैं और वो एक ही दिन में अपनी बॉडी टेम्परिंग रिल्म के 7th लेवल से 8 लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जो उसने सुमो को दोस्ती का हाथ बढ़ाने में जो पहल की थी वो काम आ गया। यहाँ अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए यांग काई रोज की तरह वहाँ एरिना में सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सुमो आता है और यांग काई को लगता है कि ये फिर से उससे फाइट करने ही आया है, लेकिन सुमो यहाँ निहाता आया था। वो अपने साथ कुछ वाइन्स की बॉटल्स लाता है और यांग काई को ऑफर करते हुए कहता है कि ये यहाँ के सबसे ज्यादा डिलीशियस वाइन है, जो कि हमारी नई दोस्ती की शुरुआत है। अब आगे वे दोनों ही उस हांडे से ही पूरी वाइन को टेस्ट कर लेते हैं और फिर जैसा कि सारे पियक्कड़ करते हैं वाइन पी करके बोतल को तोड़ना, ये दोनों भी उस हांडे को तोड़ देते हैं, जिससे वहाँ कचरा फैल जाता है और वहाँ के केयरटेकर द्वारा सभी को अच्छी खासी डांट पड़ने के साथ साथ सभी के हिस्से से 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट घटा दिए जाते हैं। साथ ही उन्हें यहाँ पिटाई भी पड़ने वाली होती है, तो ये सभी ही वहाँ से दुम दबा के भाग लेते हैं।
अब आगे सुमो जो होता है वो यांग काई से बस एक ही सवाल करना चाहता था कि इतनी दुश्मनी होने के बावजूद और मैं तुमसे हमेशा रिवेंज लेना चाहता था, तो आखिर तुमने हमारी मदद क्यों की? जिस पे यांग काई उसे कहता है कि तुमने हमेशा मुझे सीनियर ब्रदर कहा है, तो बस मैंने वहाँ पे एक ब्रदर का ही फर्ज निभाया। जिस पे सुमो उससे कहता है कि बस इतना सिंपल सा ही जवाब। यांग काई कि ये कहते हैं कि जिंदगी काफी सिंपल है, बस इसे बेवजह की चीजों में कॉम्प्लिकेट मत करो। अब ये दोनों यहाँ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। सुमो जो होता है अपनी सारी पास्ट की कड़वाहट को इसके बदले में यांग काई से माफी मांगता है, और उस दिन के कॉम्पेंसेशन के बदले में सुमो यांग काई के लिए एक स्पेशल मेडिसिन लाया होता है जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। सुमो यांग काई को इस मेडिसिनल एक्लेजर को एज अ गिफ्ट देता है ताकि अपने हाथ की इंजरीज पे वो इसे लगा ले और सारे पुराने गिले शिकवे दूर कर ले। अब ये बहुत ही ज्यादा महंगा गिफ्ट होता है, इसीलिए यांग काई इसे लेने से इनकार करता है, लेकिन जो सुमो होता है अपनी कॉर्टेसी दिखाने के लिए जबरदस्ती उसके हाथों में ये थमा देता है। अब आगे सुमो उसे अगले दिन किसी कमाल की जगह घुमाने का वादा करता है और अपने वादे के मुताबिक ये सभी उसी जगह पे चलने को तैयार हो जाते हैं अगले दिन, जहाँ पे सुमो कुछ ऐसी वैसी बात बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और उसके कानों में कुछ कहने ही वाला था। यांग काई उसे दूर हटा देता है और उससे कहता है कि जो भी कहना है ना खुल के कहो, इस तरह मेरे कानों में खुसुर फुसुर मत करो। सुमो यहाँ बात को पलटते हुए उसे ये बताता है कि इस जगह पे एक स्पेशल ट्रेड मार्केट है, जहाँ पे आसपास के सेक्ट के डिसाइपल्स यहाँ ट्रेड करने आते हैं, जहाँ पे लिंग शाओ पैविलियन और फेंगयू टावर सेक्ट के अलावा और काफी नामी ग्रामी फैमिलीज के लोग यहाँ पे बिजनेस किया करते हैं। वहाँ पे हमें इस तरह के काफी सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं जो हमारी कल्टीवेशन के लिए जरूरी हैं। आगे ली बताता है कि वो ट्रेड मार्केट थोड़ा कॉस्टली है। पिछले साल जो हमारे मास्टर सू हैं, उन्होंने तो 10,000 सिल्वर स्टोन्स रुपए खर्च कर दिए थे और एक तियान्यून नामक फ्रूट खरीदा था। जिस पे सुमो उसे चुप करवाते हुए कहता है कि अरे पिछली बेकार की बातों को क्यों याद दिलाते हो, वैसे भी वो जो स्पिरिचुअल फ्रूट था वो एक लो ग्रेड का था और मैंने इसके लिए बेकार ही 10,000 सिल्वर स्टोन्स खर्च कर दिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा के पैलेस में तो इससे भी कई ज्यादा गुना स्पिरिचुअल फ्रूट्स वो भी हाई लेवल के मौजूद हैं। अब आगे सुमो के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो लिंग शाओ पैविलियन सेक्ट के 3rd एल्डर होते हैं। एल्डर का नाम सुनते ही यहाँ पे यांग काई को उसी 11 एल्डर के बारे में याद आता है, इसीलिए वो सुमो से पूछता है कि क्या हमारे सेक्ट में कोई 11 एल्डर नामक बंदा भी है। इस पे यहाँ सुमो का दोस्त उसे बताता है कि हमारे इस लिंग शाओ पैविलियन में कई सारे लीडर्स की पोजीशन पे हैं और केवल 5 एल्डर्स ही मौजूद हैं, तो आखिर तुम किस 11 एल्डर की बात कर रहे हो। अब आगे सुमो उन्हें बताता है कि मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है कि जो ब्लडी बैटल गैंग का लीडर होमू है वो तो हाल ही में अपने पीक पॉइंट ऑफ इमॉर्टल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसने ऐसा करने के लिए काफी कम टाइम लिया। और फेंगयू टावर सेट के जो ओनर रूहान है वो तो इमॉर्टल रेल्म के 17 लेवल तक पहुँच गए हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में हमारे लिंग शाओ पैविलियन के जो लीडर्स हैं वो कुछ भी नहीं। आगे सुमो उन्हें काफी सैड होते हुए बताता है क्योंकि लिंग शाओ पैविलियन सेक्ट के जो एल्डर्स हैं मोर देन 10 सालों का वक्त गुजर गया है और उन्होंने अब तक किसी भी लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं किया है। वो एक तरह के बॉटलनेक की कंडीशन में पहुंच चुके हैं। इस पे बाकी के दोस्त यहाँ सुमो से पूछने लगते हैं कि आखिर उनके पैविलियन के एल्डर्स क्यों नहीं ब्रेक थ्रू कर पा रहे। इस पे सुमो उसे बताता है कि ये एक डार्क सीक्रेट है, अपने ग्रैंडपा के कारण वो इस सीक्रेट को नहीं बता सकता। लिंग शाओ पैविलियन के जो एल्डर है वो ब्रेक थ्रू के कगार पे तो हैं, लेकिन 10 सालों से बस एक ही कंडीशन में अटके पड़े हैं। अब सभी को ये जानने की क्यूरियोसिटी हो जाती है, इसीलिए सभी सुमो को प्रेशर देने लगते हैं। आखिर हम दोस्तों में आखिर कैसा राज हम किसी को नहीं बताएंगे। जिस पे सुमो उन्हें बताना शुरू करता है कि अभी तो मैं फिलहाल के लिए तुम लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये मामला यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैटर बाहर चला गया और किसी दूसरे सेक्ट वाले को हमारे इस झूठ के बारे में पता चल गया, हमारे एल्डर्स यहाँ पे नाकाम हो रहे हैं ब्रेक थ्रू करने में, तो काफी ज्यादा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब आगे सुमो सबको अपने पास करीब लाता है और उन्हें बताता है कि 10 साल पहले लिंग शाओ पैविलियन में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और वो घटना ये थी कि सभी मास्टर के बारे में यही कहा करते हैं कि मास्टर अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही डिसाइपल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमारे सेक्ट में बहुत सारे डिसाइपल्स थे और सभी टैलेंटेड थे और सभी को यही लग रहा होता है कि मास्टर उसे अपना खास डिसाइपल चूज करेंगे। इसीलिए सभी डिसाइपल ने अपने अपने अंदर ये भावना पाल ली होती है कि वही मास्टर के अगले वारिस बनेंगे और मास्टर ने उन सभी डिसाइपल्स में से किसी खास 2 डिसाइपल्स को चूज कर लिया था जो कि आपस में भाई थे।
अब इन दोनों के ही अलग अलग व्यवहार होते हैं, इसीलिए जो मास्टर होते हैं वो इन दोनों को डिफरेंट मेथड से टीच करते थे। उन दोनों ही भाइयों की मास्टर काफी ज्यादा प्रशंसा किया करते थे, लेकिन मास्टर का दूसरे जूनियर ब्रदर को सिखाने का तरीका कुछ ज्यादा ही हार्श था, जिसके कारण दूसरे भाई के मन में ये भावना पैदा होने लगी कि मास्टर जो है वो मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्रेस करते हैं और उसे मेहनत वाला टास्क नहीं देते हैं। मुझे मार्शल आर्ट्स को सिखाने के लिए मुझ पे ज्यादा सख्ती बरतते हैं। और इसी गलतफहमी के कारण उस दूसरे भाई के मन में जलन पैदा होने लगी और फिर वो इवल मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगा। अब वो सेकंड जूनियर ब्रदर पूरी तरह से शैतान का पुजारी हो चुका था और उस पे इवल स्पिरिट हावी होने लगती हैं। और एक रात आता है कि जब वो सेकंड ब्रदर उसी इवल स्पिरिट्स के बहकावे में लिंगशॉ पैविलियन में उसने कत्लेआम मचा दिया। उसने इतनी सारी हत्याएं की कि वो पूरा पैविलियन खून की नदी बन गया। उस सेकंड ब्रदर ने तो अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, उसे भी जान से मार डाला। अब उसकी इस क्राइम को रोकने के लिए जब मास्टर वहाँ पे आते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और फिर इतने बड़े क्राइम को करके वहाँ से भाग जाता है। और उसी टाइम से ही हमारे लीडर मास्टर के जो दाढ़ी और बाल हैं वो अचानक से वाइट हो गए। अब आगे सारे दोस्त एक ही साथ पूछ बैठते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ। आगे सुमो उसे बताता है कि कुछ सालों के बाद ही जो हमारे लीडर मास्टर हैं उन्होंने पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस सेकंड ब्रदर को कैप्चर कर लिया और लिंगशॉ पैविलियन सेक्ट में जहां सारे क्राइम के लिए सारे डिसाइपल्स को सजा दी जाती है, उसी सेकंड ब्रदर को उस ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम में सील कर दिया। अब यहाँ पे यांग काई को वही 11 मास्टर याद आते हैं और यही लीडर मास्टर होते हैं जो कि उसी सेकंड ब्रदर को देखने के लिए आए थे कि ये अब तक वहाँ पे सील है कि नहीं। अब आगे सुमो कंटिन्यू करना शुरू करता है कि उसी टाइम के बाद से हमारे जो लीडर मास्टर हैं वो ब्रेक थ्रू करने में अनेबल हैं। अब उनकी जैसे ही ये कहानी खत्म होती है वहाँ पे चिल्लाते हुए एक आवाज दी जाती है कि मार्केट अब ओपन हो चुका है। मार्केट के ओपन होते ही सुमो यहाँ यांग काई को बताता है कि इस मार्केट के जो मास्टर इंचार्ज हैं वो तीनों सेक्ट्स के डिसाइपल्स ही हैं, क्योंकि सिर्फ वही आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। इनमें से पहला सेक्ट तो इनका सेक्ट है जिसका नाम लिंगशॉ पैविलियन है, दूसरा सेक्ट फेंग यू टावर सेक्ट है और तीसरा ब्लडी बैटल गैंग है। अब आगे उस मार्केट में इन तीनों सेक्ट के लिए एक खास तरह की कोर्टयार्ड पैलेस बनाई गई है, जहाँ पे जिस सेक्ट की कोर्टयार्ड पैलेस है वहाँ के डिसाइपल वहाँ पे रेस्ट करते हैं। आगे सुमो एक कोर्टयार्ड की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये हमारे लिंगशॉ पैविलियन का कोर्टयार्ड है, जहाँ पे मेरी सिस्टर सुयाना भी अभी आई हुई है। लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें अपने सिस्टर से मिलवाने वाला हूँ, इसलिए तुम भी उसे अपनी सिस्टर ही समझना, उस पे चांस मारने की कोशिश मत करना। जिसपे यांग काई उसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे ना तो तुम में ना तो तुम्हारे खानदान के किसी बंदे में कोई इंटरेस्ट होगा। अब यांग काई ने तो ऐसा कह दिया है, लेकिन कहानी में ये ट्विस्ट होगा कि यांग काई की जो गर्लफ्रेंड है तो यहाँ सुमो की ही बहन सुयाना होगी और यही हमारी सीरीज की फीमेल लीड होगी। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुमो जो होता है अपनी सिस्टर सुयाने की बहुत लंबी चौड़ी तारीफें करने लगता है, जिसपे यांग काई उसे ये ताने देता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी ही ज्यादा पावरफुल है तो अब तक तुम क्यों अपनी बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे ही अटके हो। जिसपे सुमो उन्हें कहता है कि अरे मैं तो मस्त मौला हूँ, मैंने कभी इसे सीरियस ही नहीं लिया, लेकिन आगे फ्यूचर में मैं काफी अच्छी तरह से कल्टीवेट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा एक ट्रायल डिसाइपल मुझे सप्रेस करके आगे बढ़ जाए। अब आगे वे सभी यहाँ पे आए ही होते हैं, इसलिए सुमो जो होता है उन सभी को अपनी सिस्टर से मिलवाने के लिए ले जाता है। अब आगे जैसे ही सुमो अपने सिस्टर का दरवाजा खटखटाता है, उसे तो एंट्री भी नहीं मिलती है और पूरी फर्श ही बर्फ से जम जाती है। आगे उसने ये जो अपनी स्किल दिखाई होती है वो पियानो बजाने के कारण थी। सुयान जो होती है उसमें एक अमेजिंग स्किल है, क्योंकि वो लिंगशॉ पैविलियन की एक कोर डिसाइपल है, इसीलिए उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा यूनिक और पावरफुल है। आगे सुयान यहाँ सुमो से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया और क्यों तुम्हें पीट रही हूँ, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि तुम वहाँ उस चेन से पिट के आ गए हो। तुमने तो हमारी फैमिली के नाक कटवा दी, तुम आखिर कैसे किसी से पिट के आ सकते हो? आखिर तुम्हारी स्किल्स दूसरों से इतने ज्यादा लो लेवल की क्यों हैं? इस पे सुमो अपनी सफाई में यही कहता है कि वो इन दोनों अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। सुयान तो यहाँ जो उसकी ये क्लास ले रही होती है, सारे उसके दोस्त उसके पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ाते हुए हंस रहे होते हैं। अब आगे एक सिस्टर होने के नाते सुयान उससे कहती है कि अगली बार इस तरह की खबर मुझे मिली, तुम्हें बाहर वाले नहीं बल्कि मैं ही बहुत ही ज्यादा कूटूंगी।
इस पे सुमो तुरंत ही यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करेगा। अब आगे सुयान जो होती है वो यहाँ यांग काई की तारीफ करती है कि क्या तुम ही हो जिसने चेंग को पीटा था, मुझे लगता है कि तुम अपने फ्यूचर में काफी आगे जाओगे, लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे भाई के साथ घूमते फिरते रहे तो इसके जैसे ही नकारा और निखट्टू बन जाओगे। आगे वो ये कहते हुए सबको वहाँ से भगा देती है कि मैं आगे प्रैक्टिस करने जा रही हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। इधर यांग काई के दिल में यहाँ कुछ होना शुरू हो जाता है क्योंकि सुयान की जो मीठी सी आवाज होती है उसके दिल में ही गूंज रही होती है। अब आगे हमें सुयान की छोटी सी झलक दिखाई जाती है और वाकई में हमारी ये फीमेल लीड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वे वापस से ट्रेड मार्केट आ चुके होते हैं जहाँ पे सुमो और उसके दोस्त कुछ बहाना बना करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर यांग काई जो होता है वो मार्केट को एक्सप्लोर करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा यांग एनर्जी जनरेट करने वाले ट्रेजर्स की जरूरत होती है, क्योंकि उस एल्डर 11 ने यहाँ यांग काई को उस खाई के पास जाने से जो मना कर दिया था। अब आगे यांग काई एक शॉप के पास जाता है जहाँ पे उसे कुछ यांग एनर्जी जनरेट करने वाले ट्रेजर्स तो दिखते हैं लेकिन वो फुद्दू टाइप होते हैं, इसलिए यांग उन्हें देख करके छोड़ देता है कि तभी वहाँ पे यांग काई के सामने वही चिपकू लड़की मियार आती है क्योंकि उसका इस ट्रेड मार्केट में पीछा कर रही थी। यांग काई तो उसे जरा भी भाव नहीं देता और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये जो मिया होती है वो एक नंबर की चप्पू होती है। उसने यांग काई के पीछा ना छोड़ने की ठान ली होती है। यांग काई उसे बार बार उसे फॉलो ना करने की धमकी दे रहा होता है और अपने रास्ते उससे अलग कर लेता है, लेकिन जो मिया होती है वो अभी भी उसका पीछा कर ही रही होती है कि इतने में यांग के अंदर जो एनर्जी होती है वो उसे एक खास ट्रेजर शॉप की तरफ ले जाती है जहाँ पे उसे कई सारे स्टोन्स दिखते हैं जिनमें यांग एट्रीब्यूट होता है। आगे वो शॉपकीपर से इन स्टोन्स का प्राइस पूछता है। फिर शॉपकीपर उसे बताता है कि एक पत्थर की कीमत 500 सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। इस पे यांग काई ये सोचने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में 100 सिल्वर स्टोन से ज्यादा का बिजनेस तो किया ही नहीं, वो 500 कहाँ से चुका पाएगा इसके लिए, इसीलिए वो 5 उंगलियों का इशारा करता है। शॉपकीपर को ये लगता है कि वो 5 सिल्वर स्टोन कम करने के लिए कह रहा है। वो सोचता है कि यांग काई उसे 495 सिल्वर स्टोन्स देने वाला है। यांग काई फिर से अपनी 5 उंगलियों का इशारा करता है जिससे शॉपकीपर को लगता है कि वो 50 सिल्वर कॉइन्स को कम करने की बात कर रहा है। अब यांग काई तो यहाँ हमारी मम्मियों के जैसा बार्गेन कर रहा था। वो कहता है कि एक यांग एट्रीब्यूट स्टोन की कीमत वो एक के लिए सिर्फ 50 सिल्वर कॉइन्स देगा। आगे शॉपकीपर मिया की तरफ इशारा करता है। मिया को भी यहाँ ना चाहते हुए भी उसे हामी भरनी पड़ती है क्योंकि ये जो शॉप होती है वो मिया की ही होती है। आगे मिया भी सोच रही होती है कि आखिर किस कंजूस से पाला पड़ गया, लेकिन वो फिर भी यहाँ यांग के लिए इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी और उससे कहती है कि ये शॉप मेरी है और इस यांग एट्रीब्यूट के बदले में तुम्हें जो इतना सारा डिस्काउंट दे रही हूँ इसके बदले में तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। मन ही मन ये सोच के इतरा रही होती है कि मैं तुझसे ऐसा प्रॉमिस करवाऊंगी के बाद तो तू मेरी उंगलियों पर नाचेगा, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी जिससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा और फिर तुम किसी भी चीज को करने के काबिल ही नहीं रहोगे, यानी कि वो सिर्फ मजनू बन के घूमेगा। लेकिन यांग काई भी यहाँ पे लड़की के जाल में फंसने वाला बंदा नहीं है। वो मिया की मदद लेने से यहाँ पे मना कर देता है। हालांकि वो गरीब है लेकिन बहुत ही खुददार है। उसने यहाँ पे उसी इक्लिजर पिल का यूज कर लिया होता है जो कि सुमो ने उसे दिया था। इस इक्लिजर पिल को वो शॉपकीपर को देते हुए कहता है कि इसकी कीमत 500 सिल्वर कॉइन्स के बराबर है और इसमें केवल 10 पिल्स हैं। तुम इन्हें रख लो और मुझे एक यांग एट्रीब्यूट वाला स्टोन दे दो। शॉपकीपर तो इसे लेकर के खुश हो जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ पे बार्टर सिस्टम भी रखते हैं। यहाँ पे जो मिया होती है वो शॉपकीपर को इसे लेने के लिए मना कर रही होती है। अब शॉपकीपर की भी रोजी रोटी होती है, इसीलिए वो इन इक्लिजर पिल्स को रख लेता है। मिया उसे घूरते हुए देखती है और उसे कहती है कि तुझे पता नहीं है कि हम कौन से गैंग के हैं, मैं ब्लडी बैटल गैंग से हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि इसे चीप प्राइस पे ये स्टोन दे दो, तो क्यों नहीं देते हो? लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। इधर मिया के मन में तो कुछ सारी ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि बचपन से लेकर जवानी तक आज तक कोई भी बंदा नहीं ऐसा आया है मेरी जिंदगी में जिससे मैंने अपनी उंगलियों पे ना नचाया हो, लेकिन ये बंदा तो काफी टेढ़ी खीर मालूम पड़ता है। इसे जितना भाव देती हूँ ये तो मुझे उतना ही ज्यादा झिड़क रहा है, लेकिन मैं भी इसी खेत की मूली हूँ। एक न एक दिन इस बंदे को तो पाके ही रहूंगी और जब ये मेरे प्यार में पूरी तरह से बढ़ जाएगा तब मैं इसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी। अब मिया जो होती है वो यांग काई को पटाने के लिए जबरदस्ती उस शॉप से एक ट्रेजर बॉक्स उठाती है और उसे दे देती है। यांग काई उसे लेने से मना कर रहा होता है, लेकिन मिया जो होती है वो जबरदस्ती उसे ये थमा जाती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरी शॉप से ये जो स्टोन खरीदा है इसके साथ ये एक फ्री गिफ्ट आया है।
अब आगे मिया जो होती है वो अभी भी यांग गाई का पीछा नहीं छोड़ती, किसी दुम छल्ली की तरह उसके पीछे पीछे जा रही होती है। लेकिन उसे क्या पता था इन दोनों को कोई और ही फॉलो कर रहा है। अब यांग गाई अपने घर पहुंचने के लिए उसी जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, जहाँ अभी भी मिया उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन वो डर रही होती है कि वो इस जंगल में अकेली इसके साथ नहीं जाएगी। आखिर ये है तो एक मैं नहीं है, कहीं इसकी नीयत बदल गई और मैं यहाँ पे कोई मुसीबत में ना फंस जाऊं। ये इतने घने जंगल में अकेला जा रहा है तो मैं एक लड़की होते हुए इसका क्यों पीछा करूं? इसे तो मेरे पीछे आना चाहिए। लेकिन फिर वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर के उस घने जंगल में चल पड़ती है, ये सोचते हुए कि ये एक ऑनेस्ट बंदा है, ऐसा वैसा मेरे साथ तो कुछ नहीं करेगा। अब आगे अंदर जंगल में जाते ही यहाँ जो मिया होती है वो रास्ता खो जाती है। यांग गाई किस दिशा की तरफ गया था उसे पता नहीं था। इतने में ही एक हाथ उसे अपनी ओर खींचता है। एक बड़े से पेड़ के पीछे ये दोनों छिप जाते हैं। यांग गाई उसे चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि वो चेन नामक बंदा जो होता है वो इन्हें ही ढूंढ रहा होता है। अब आगे मिया जो होती है वो यांग गाई से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये हमारा पीछा कर रहा है? जिसपे यांग गाई उसे कहता है कि हम इससे बच के यहाँ नहीं छिप रहे हैं, मैं तो उस बंदे से यहाँ पे छिप रहा हूँ जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। कि तभी कई सारे डैगर्स के साथ इन पे कोई अटैक करता है। यहाँ यांग गाई मिया को तो इस अटैक से बचा लेता है, लेकिन चिल्लाते हुए उस बंदे को सामने आने की चुनौती देता है। अब इस बंदे का नाम हुताओ होता है, जिसे मिया जानती थी। हुताओ यहाँ पे यांग से कहता है कि बच्चे, जिस बुलबुल के साथ तू घूम रहा है वो तेरी नहीं बल्कि मेरी है, और मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते हुए इसलिए आया हूँ ताकि अपना हिसाब किताब क्लियर कर लूँ। और चेन ने ही उस हुताओ को बुलाया था ताकि वो अपनी बेइज्जती का बदला यहाँ यांग गाई से ले सके। यांग गाई भी यहाँ मिया को पीछे रहने का इशारा करता है और तैयार हो जाता है इन दोनों के साथ फाइट करने को। अब उस चेन और हुताओ का सामना यहाँ पे यांग गाई कैसे करेगा ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। तो गाइज इस सीरीज के हम ऑनगोइंग एपिसोड तक आ चुके हैं। तो आपको इसके रेगुलरली बेसिस पे बैक टू बैक एपिसोड्स चाहिए तो आपको ढेर सारा कमेंट करना है। साथ ही आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो, कि हमारा चैनल अभी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है गाइज, और हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज डू सपोर्ट अस। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके अगले एपिसोड्स पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।